हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एंड फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। देखिए, आज का जो हमारे दोनों टॉपिक है दैट इज फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम एंड फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। इन दोनों का बैकग्राउंड लिंक होता है किससे? हेक्स्टर-ऑर्लिन थ्योरम से। काफी लोगों ने हेक्स्टर-ऑर्लिन थ्योरम पे वीडियो देख भी ली होगी, जो इससे पहले ही मैंने अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर। बट जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं वॉच की है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे जाइए। अदरवाइज मैंने आपको आई बटन पे भी इसका लिंक दिया है, तो इस आज के टॉपिक को वॉच करने से पहले वो उस वीडियो को प्लीज रेफर करिए। देखिए, अगर हम हेक्स्टर-ऑर्लिन थ्योरम की बात करते हैं, एक बैकग्राउंड में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हम हेक्स्टर-ऑर्लिन थ्योरम की बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि अगर हम दो कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडिया एंड यूएस की। आप सबको पता है कि इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज लेबर सरप्लस कंट्री एंड यूएस इज व्हाट? यूएस इज कैपिटल सरप्लस कंट्री। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? हेक्स्टर-ऑर्लिन ने कहा कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी दो कंट्रीज की, तो इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? इंडिया को वो कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए एज वेल एज एक्सपोर्ट करनी चाहिए जहां पे उसके पास वो फैक्टर है जो सरप्लस में है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया शुड प्रोड्यूस एज वेल एज एक्सपोर्ट व्हाट? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। वाई लेबर इंटेंसिव? बिकॉज इंडिया के अंदर लेबर इज इन सरप्लस। और अगर मैं यूएस की बात करूं, सेम रीजंस पे उन्होंने क्या कहा कि बिकॉज यूएस इज अ कैपिटल सरप्लस कंट्री, सो यूएस शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ यहां तक? तो फिर अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम का दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिए, इट इज आल्सो नोन एज हेक्स्टर-ऑर्लिन सैमुअल्सन थ्योरम, या शॉर्ट में उसको लिखा जाता है HOS थ्योरम। इसको आप काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, व्हाई HOS थ्योरम? द रीजन बीइंग S स्टैंड्स फॉर पॉल सैमुअल्सन। ठीक है, why Paul Samuelson? Because this theorem was given by Paul Samuelson। S तो क्लियर हो गया। हेक्स्टर-ऑर्लिन का नाम इनके साथ क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि जब हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ का इस थ्योरम का जो बैकग्राउंड है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? अंडर द हेक्स्टर-ऑर्लिन मॉडल। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज HOS थ्योरम। तो देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बोला इट इज गिवन बाय पॉल सैमुअल्सन। तो आप पढ़िए, अंडर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ट्रेड बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस लाइन को एनालाइज करिए। देखिए, अगर हम भी बात करें, इंडिया, मैंने बोला इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री। जब हम बोल रहे हैं कि लेबर सरप्लस कंट्री है, तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि अकॉर्डिंग टू हेक्स्टर-ऑर्लिन थ्योरम इंडिया को क्या करना चाहिए? प्रोड्यूस एज वेल एज एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहां से बात करूं इंडिया से, इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है? कारपेट। और यूएस से कोई बंदा इंडिया के अंदर आया, उसने बोला कि यार आपके तो कारपेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फिर उसने पता किया कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको। तो वो यहाँ पे मिला एक लेबर से, उसने बोला, एक बंदे ने, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप मेरे साथ यहाँ से, यूएस वाले ने यहाँ के बंदे को बोला, क्या आप मेरे साथ यूएस चलेंगे? तो लेबर ने बोला, मतलब उसने एक रिलक्टेंसी शो की, उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली है यहाँ पे, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा एग्री। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया का जो भी लेबर है वो अपने लैंड से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और फैमिली से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो उसने कहीं ना कहीं एक रिफ्यूज किया, उसने बोला नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब यूएस वाला परेशान हो गया। तो यूएस वाले ने कहा, किसी ने, थर्ड पर्सन ने उसको कहा यूएस वाले को कि ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ से इंस्टेड ऑफ इस बंदे को लेकर जाने के, आप क्या करिए, अब डायरेक्टली ये कारपेट लेकर जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर आप मेन चीज पे फोकस करेंगे, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ट्रेड हुआ किसका? कारपेट का।
और इस चीज से क्या बचा, यहां से लेबर को इंडिया से मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो माइग्रेशन ऑफ लेबर को इस चीज ने बचाया। और लेबर इज व्हाट, लेबर इज योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने फर्स्ट लाइन पे यही बोला कि अंडर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ट्रेड बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको चाहिए तो कारपेट था, तो ट्रेड बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? ड्यू टू विच इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस। रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस का क्या मतलब हुआ, के बाय एल की यहाँ पे बात हो रही है। के बाय एल से क्या मतलब हुआ हमारा, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमने बोला इंडिया क्या है, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री। तो यहाँ पे क्या है, लेबर ज्यादा है, जो चीज डिनोमिनेटर पे ज्यादा है, ओवरऑल रेशियो के पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओवरऑल रेशियो फॉल करेगी, बिकॉज इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री। और अगर यूएस की बात करें, यूएस इज व्हाट, यूएस इज अ कैपिटल रिच कंट्री। तो वहां पे क्या है, कैपिटल इज मोर। तो कहने का मतलब है न्यूमिनेटर वाले टर्म ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस रेशियो इज हाई। तो दूसरी लाइन पे वो यही बोल रहा है, जब भी हम इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो रिलेटिव फैक्टर प्राइस रेशियो, दैट इज रिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे के बाय एल की जो रेशियो है, इट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। अब ये कैसे होगा, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे सर्टेन एग्जाम्पशंस की, जिसपे ये मॉडल सारा आपका बेस करता है। अगर हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे जैसे हमने अभी तक जितने भी मॉडल पढ़े इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वहां पे हमने क्या बोला, हमने बोला टू कंट्रीज टू कॉमोडिटी। अब यहाँ पे हम एड ऑन क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वी हैव टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव टू कंट्रीज टू कॉमोडिटीज एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अब अगर हम इंडिया एंड द यूएस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी तक जितने भी मॉडल डिस्कस किए, आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, हम बिफोर ट्रेड की बात करेंगे, हम आफ्टर ट्रेड की बात करेंगे, और फिर हम कंपैरिजन शो करेंगे। हम इंडिया की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि बिफोर ट्रेड क्या हो रहा है, इंडिया क्या है, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री, बिकॉज इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, के बाय एल हाई होगा इंडिया के केस में या लो होगा? इट इज लो। रीजन क्या है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज हाई, लेबर इज लेबर सरप्लस है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल एक्सपेंसिव है, स्केर्स है यहाँ पे, दैट्स व्हाई के बाय एल इज रिलेटिवली लो। यहां तक आपको इंडिया का केस समझ आ गया, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम बात करेंगे यूएस इकोनॉमी की। अगर यूएस की हम जब भी बात करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं, यूएस इकोनॉमी इज कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है। तो आप लोग मुझे बताइए, जब हम बात कर रहे हैं कि यूएस इज अ कैपिटल रिच नेशन, तो यूएस में क्या होगा, यूएस हैज मोर कैपिटल। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को यूज कर सकता है इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, के बाय एल हाई होगा लो होगा? कमेंट बॉक्स पे लिखिए, के बाय एल इज हाई। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं दोनों स्लाइड्स को इकट्ठे लिख रही हूँ, इंडिया एंड द यूएस। K by L is low in case of India and K by L is high in case of US. यहां तक क्लियर? अब दिमाग में फिर से किसको लाना है आपको, हेक्स्चर-ओलिन को। ठीक है, तो हेक्स्चर-ओलिन ने क्या बोला था, कमेंट बॉक्स में बताइए। हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अगर इंडिया लेबर सरप्लस कंट्री है, देन इंडिया शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। और अगर हम बात कर रहे हैं यूएस की, और यूएस जब हमने बोला यूएस इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, तो यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट।
तो हमने क्या बात की, हमने इंडिया की बात की, हमने बोला जैसे ही ट्रेड स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आफ्टर ट्रेड, क्योंकि जब तक ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ हम वो हेक्सेडर ऑल इन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला आफ्टर ट्रेड इंडिया शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, इसकी वजह से होगा, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया क्या कर रहा है, कारपेट को बनाना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे उसको इंडिया में कारपेट की डिमांड, यूएस कह रहा है कि यार मुझे कारपेट चाहिए, और आज पहले 10 कारपेट मांग रहा था, अब 50 कारपेट मांग रहा है यूएस। तो वहां पे क्या हो रहा है इंडिया में, यहाँ कारपेट कौन बना रहा है, लेबर बना रहा है। तो यहाँ पे 50, पहले 10 को कारपेट्स को बनाने के लिए अगर हमारे पास 5 लेबर लगते थे, अब हमें 50 कारपेट्स की डिमांड आ रही है। तो 50 कारपेट के लिए मुझे आप बताइए क्या लेबर की लेबर का डिमांड नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 25 लेबर लगते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ 50 कारपेट्स। तो अब क्या हुआ, इंडिया में इंस्टेड ऑफ डिमांड फॉर 5 लेबर इट रोज टू 25 लेबर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इंडिया के अंदर लेबर डिमांड बढ़ने वाली है, लेबर डिमांड बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, के बाय एल डिनोमिनेटर में हमने क्या बोला, इंडिया, हमने स्टार्टिंग में याद रखिए, याद करिए, हम वहां पे मैंने आपको बोला कि इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री, लेबर रिच कंट्री। उसकी वजह से है कि हमारे पास बहुत सारा लेबर है, बट अल्टीमेटली एक दिन अचानक आपकी डिमांड बढ़ गई लेबर की, और लेबर की डिमांड बढ़ने की वजह से ये वैल्यू जितनी भी पहले थी उससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग। तो के बाय एल में क्या हुआ, लेबर पहले पहले के कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली के बाय एल स्टार्ट्स राइजिंग। यहां तक क्लियर हुआ। अब यूएस में अगर बात करें सेम ग्राउंड्स के ऊपर, यूएस क्या है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। तो यूएस क्या है, कैपिटल सरप्लस कंट्री है। तो यूएस में क्या है, यूएस में कोई नई मशीन आई, उसकी डिमांड इंडिया वालों ने करना स्टार्ट कर दी। इंडिया ने कहा कि आई नीड दिस सुपरक्राफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एयरप्लेन है, एयरप्लेन क्या है, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। और यूएस में पहले भी इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया कैपिटल गुड्स की डिमांड कर रहा था, लेकिन समहाउ क्या हुआ, कैपिटल गुड्स की डिमांड और बढ़ना स्टार्ट होगी। तो यूएस में कैपिटल की डिमांड और बढ़ेगी, पहले भी डिमांड थी बट अब क्या हो रहा है, अब ज्यादा होना स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि उसके आगे पीछे ग्लोबल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज है दे आर डिमांडिंग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो यूएस के अंदर हमें देखने को मिला कैपिटल की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी, तो के बाय एल क्या होगा, के बाय एल फॉल करना स्टार्ट हो गया। रीजन बीइंग पहले के जितना हाई था अब उतना हाई नहीं है, क्योंकि डिमांड इज इंक्रीजिंग बट सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग एट दैट पेस। क्लियर। तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिला, आफ्टर ट्रेड इंडिया के अंदर के बाय एल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और यूएस के अंदर हमें क्या दिखा, के बाय एल स्टार्ट फॉलिंग। अब इंडिया की अगर हम बात करें, हमने बोला कि इंडिया में के बाय एल क्या हो रहा है, के बाय एल राइज हो रहा है, यूएस में के बाय एल फॉल करता जा रहा है। अब कहीं तो ये प्रोसेस स्टॉप करेगा। अब इन लोगों ने क्या बोला, एचओएस मॉडल के अंदर उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट करेगा, जब के बाय एल रेशो, ठीक है, ये रेशो दोनों कंट्रीज में अलग अलग इक्वल हो जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस विल स्टॉप अंटिल द फैक्टर प्राइस इक्वल के बाय एल रेशो इक्वलाइज इन बोथ द कंट्रीज। अब इसका एक छोटा सा राइट अप है, प्लीज रीड इट। But after trade, country A will specialize in the production of labor-intensive goods so that the demand for labor will rise relative to that of capital. Thus, K by L will rise as a result. यहां तक लिखिए। अब हम आगे मूव करें। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिमिलरली यूएस में भी ऐसा होगा। रीड इट। सिमिलरली इन यूएस K by L will fall। पहले ही मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लिया है
This process will continue until K by L ratio are equalized in the two countries. यहां तक क्लियर हुआ? This is all about your factor equalization theorem. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी चीज को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. डायग्राम के लिए जो मैंने बुक यूज की है दैट इज सेल्वेटोर. राइट अप आप यहां से भी ले सकते हैं, आप बुक पढ़ के भी ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. तो अब हम डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो बात की है वहां पे आप लोगों को पता है, मैंने जब एग्जाम्पशन आप लोगों के साथ डिस्कस की, हमने क्या बोला कि हमारे पास वी हैव टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जब हमने बोला दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसकी बात की, हमने बात की लेबर की, हमने बात की कैपिटल की. अब मुझे बताइए लेबर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा और कैपिटल को क्या रिवॉर्ड मिलेगा. जब हम लेबर की बात करेंगे तो वेजेस इज द रिवॉर्ड फॉर लेबर. लेबर काम करेगा, इन रिटर्न ऑफ दैट लेबर उसको क्या मिलने वाला है, उसको वेजेस मिलने वाली है. और लाइकवाइज कैपिटल को रिटर्न में क्या मिलता है, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट. ठीक है, here W denotes wages and R denotes interest. आप I भी लिख सकते हो, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, दिस इज द W is the reward for labor and R is the reward for capital. क्लियर. और एग्जाम्पशन में एक और चीज ऐड करना कि हम एज्यूम करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों के साथ वहां नहीं बोली, लेकिन जब भी हम ये मॉडल की बात कर रहे हैं, हम किस पे डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. और हमने दो कॉमोडिटीज की बात की, हमने बोला वी हैव एक्स एंड वाई कॉमोडिटी. एक्स का जो प्राइस है दैट इज पी एक्स और वाई का जो प्राइस है दैट इज पी वाई. अब जब हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, और एक और एजम्पशन भी लिख लीजिए, वी कि सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. इसको इस तरीके से लिखिए, बोथ नेशंस यूज सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. प्लीज इनको ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने बोला परफेक्ट कंपटीशन एंड द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, परफेक्ट कंपटीशन और सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में जब भी बात की जाती है तो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स होते हैं उसकी रेशो और पी वाई अपॉन पी एक्स, इनके बीच में 1-to-1 रिलेशन होगा. 1-to-1 रिलेशन का होने का मतलब क्या हुआ कि at one level of W by R आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलने वाली है px अपॉन py की. इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ W by R is associated with a specific value of px अपॉन py. ठीक है, यहां तक बात. अब जो हमने बात की W by R की और px अपॉन py की, इन्हीं को हम अलग अलग एक्सिस पे लेंगे और फिर उस बेसिस पे हम डायग्राम बनाएंगे. यहाँ पे x एक्सिस में मैं क्या लेने वाली हूँ, W by R, और y एक्सिस पे वी हैव px अपॉन py. अब यहाँ पे W by R, इस चीज को प्लीज ध्यान से देखिए. x एक्सिस पे जब मैंने लिखा W by R, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इट इज द रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस. तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करूंगी, मैं एक फिगर लूंगी जो कंट्री 1 के लिए होगी और एक फिगर में लेने वाली हूँ कंट्री 2 के लिए. तो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज डाल रही हूँ. W by R मैं आपको बताऊंगी कि किस हिसाब से मैंने बोला कि फर्स्ट वाला कंट्री 1 के लिए है और सेकेंड वाला कंट्री 2 के लिए. इसको एक वैल्यू दे दीजिए और यहाँ पे मैंने लिखा W by R 2. क्लियर. और यहाँ पे भी मैंने दो पॉइंट ले लिए, PA एंड PA डैश. अब आप लोग याद करिए जब हमने किसकी बात की थी, हमने कंट्री 1 की बात की थी. मैंने बोला था कि कंट्री 1 इज व्हाट, लेबर सरप्लस कंट्री. ठीक है, कंट्री 1 का मेरा मतलब है इंडिया. अब कितनी काफी जगहों पे मेरे को लगता है मैंने इंडिया को कंट्री 1 ट्रीट किया है. तो जब भी मैं कंट्री 1 बोल रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. कंट्री 2 इज यूएस. ठीक है, अब इस चीज से आप प्लीज कंफ्यूज मत होना. तो लेबर सरप्लस की बात की थी इंडिया के रिगार्डिंग और कंट्री 1 के रिगार्डिंग. कंट्री 1 जो लेबर सरप्लस कंट्री है और वहां पे क्या हो रहा है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनेगा. और हमने वहां पे क्या बोला था, लेबर इज चीप. रिलेटिवली लेबर क्या है, सस्ती है. लेबर सस्ते होने का मतलब क्या है, लो वेजेस. यही बात है. तो W by R लो वेजेस और जो इंटरेस्ट है दैट इज हाई.
कैपिटल पे इंटरेस्ट हाई होगा, वेजेस कम होगी। तो मुझे बताइए W/R क्या होगा, लो होगा हाई होगा? कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आप यहां से देखिए रेंट इज हाई, ठीक है, तो W/R क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है या न्यूमिनेटर अगर छोटा है तो W/R शुड बी लो। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस W/R1 फॉर नेशन वन दैट इज इंडिया। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला इसके लिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ W/R एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलने वाली है हमें किसकी, Px/Py की। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली Px/Py की वैल्यू भी लो होगी। और फॉर कंट्री टू, जो कंट्री टू क्या है, कंट्री टू इज अ कैपिटल सरप्लस कंट्री। कैपिटल सरप्लस की वजह से होगा क्या, कंट्री टू के अंदर कैपिटल इज चीप। जब कंट्री टू के अंदर कैपिटल चीप है उसकी वजह से हो क्या रहा है, W/R, ठीक है, हाई होगी या लो होगी, इंटरेस्ट कम है, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू कम है, तो इट इज हाई। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वैल्यू फॉर कंट्री टू। तो इसके स्पेसिफिक भी मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आएगी फॉर कंट्री टू, फॉर ईच वैल्यू ऑफ W/R देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ Px/Py। मैंने आपको इनिशियल लेवल पे ही ये बोला। तो अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करिए इस तरीके की एक लाइन बनती है। बट आफ्टर ट्रेड सिनेरियो याद करिए, आफ्टर ट्रेड हम क्या बोल रहे थे, हमने बोला आफ्टर ट्रेड क्या होगा, यहाँ पे कंट्री ए जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रही है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी, वो वहां पे क्या होगा, लेबर की डिमांड जो है वो भी बढ़ने वाली है। जैसे ही लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो कंट्री वन में क्या होगा, कंट्री वन में कहीं ना कहीं क्या होने वाला है बताइए आप, वापिस पेज करिए पीछे। लेबर डिमांड बढ़ने से W/R भी बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव करेगा। फॉर इंडिया हम यहाँ इस साइड मूवमेंट करेंगे, और कंट्री टू में क्या हो रहा था, हम वापिस से क्या कर रहे थे, इस साइड मूव करेंगे और हमारे पास एक न्यू रेशियो आएगी, हम कहीं यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएंगे जहां पे W/R एंड Px/Py दोनों बराबर हो जाएंगे फॉर कंट्री ए एंड बी। ठीक है, स्पेशली हमारा फोकस किस पे है, रिलेटिव फैक्टर प्राइस रेशियोज के ऊपर। और फैक्टर के प्राइसेस क्या हैं, फैक्टर प्राइसेस का मतलब ही क्या है, फैक्टर रिवॉर्ड। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक चीज और जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, इस बेसिस पे हम कैसे बताएंगे कि कौन सी कंट्री किस प्रोडक्ट को लेकर स्पेशलाइज करेगी। देखिए अगर आप डायग्राम की बात करें हम, तो डायग्राम में आपको क्या देखने को मिला, जब मैंने पहले ही भी बताया कि W/R इज फॉर कंट्री वन, तो W/R इज फॉर कंट्री वन, इट मींस यहाँ पे, और दूसरी चीज आप लोग क्या दिमाग में रखिए, फॉर सम ईच वैल्यू ऑफ W/R देयर इज सम स्पेसिफिक वैल्यू फॉर व्हाट, Px/Py। तो W/R के साथ एक सेट जुड़ा है किसका, Px/Py का। तो अगर इंडिया की बात करें या कंट्री वन की बात करें तो W/R1 के रिगार्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, PA। तो दिस इज द वैल्यू। और अगर यहाँ पे आप दोनों चीजों को कंपेयर करिए, PA और PA डैश को, देन PA इज लोअर बिकॉज W/R इज लोअर। और वेजेस क्या है, वेजेस आर कम, वेजेस आर चीप इन कंट्री वन। दैट्स वाई हम ये बोलेंगे कि जो कंट्री वन है वो क्या करेगी, दैट स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स। क्यों, क्योंकि कॉमोडिटी एक्स के प्राइसेस भी उस कंट्री में कम होने वाले हैं। इस चीज को अगर काफी लोगों को जिनको नहीं समझ आया, इस चीज को इस तरीके से देखिए, इस चीज को वापस से देखने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, W/R
देखिए, मैंने आपको ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा वाई इंडिया के लिए ये वाली रेशो होगी और यूएस के लिए ये वाली रेशो होगी। इस पे तो आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए W/R 1 पे इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, इस फैक्टर प्राइस रेशो पे इंडिया इज प्रोड्यूसिंग, तो विद रिगार्ड टू W/R1 हमारे पास रेशो क्या आ रही है, PA। ठीक है, इसका मतलब और सॉरी, यूएस के लिए क्या आ रही है, W/R2 के रिगार्डिंग PA डैश। और दूसरी बात हमने बोली PA इज लेस देन PA डैश। यहां तक क्लियर हुआ? अगर इस चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, PA इज व्हाट, PA क्या है, प्राइस रेशो की बात हो रही है और PA डैश में भी प्राइस रेशो की बात कर रही है कि एक्स कमोडिटी का PA का मतलब क्या हुआ कि एक्स कमोडिटी का प्राइस इंडिया के अंदर कम है और Y कमोडिटी का प्राइस इंडिया के अंदर ज्यादा है, बिकॉज इट इज अ रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से ये चीज देखने की कोशिश करिए कि न्यूमिनेटर यहाँ पे क्या है, कम है, या हम ये बोले कि डिनोमिनेटर ज्यादा है। क्लियर? तो इसलिए हमने क्या बोला कि इंडिया जो है उसको क्या करना चाहिए, इंडिया शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स इज लेस इन इंडिया एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ वाई इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने बोला कि PA डैश मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे यूएस में प्राइस ऑफ एक्स इज हाइयर और प्राइस ऑफ वाई इज लोअर, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जहां पे उसको प्राइस ऑफ वाई जिस कमोडिटी का प्राइस कम होगा यूएस में, तो यूएस शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी वाई। और आस्ता आस्ता हमने क्या बोला कि आस्ता आस्ता इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि इंडिया इस तरफ मूव करेगा और यूएस इस तरीके से मूव करेगा और अल्टीमेटली एक पॉइंट मिलेगा जहां पे W/R दोनों की कंट्रीज के हिसाब से बराबर होगा। और अगर आप ध्यान से देखिए W/R इज व्हाट, W/R का मतलब क्या हुआ कि W/R को फैक्टर रिवॉर्ड्स कह रहे हैं हम, और फैक्टर रिवॉर्ड्स को आप फैक्टर प्राइसेस नहीं कह सकते। फैक्टर रिवॉर्ड्स आर अल्टीमेटली फैक्टर प्राइसेस, तो फैक्टर रिवॉर्ड्स या फैक्टर प्राइस ही इक्वलाइज हो रहे हैं इस पूरे मॉडल के अंदर। क्लियर? तो अभी तक हमने किसकी बात की, हमने फैक्टर इक्वलाइजेशन की बात की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज अब हम बात करेंगे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल को के बारे में। बट फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल में बात करने से पहले फिर से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम को। तो अगर आपको याद हो हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम, तो हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम में क्या बात की जाती है कि जो लेबर सरप्लस कंट्री है वो स्पेशलाइज करेगा इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है, और कैपिटल सरप्लस कंट्री की अगर बात की जाती थी वहां पे, तो वो बोलते थे हेक्स्टर-ओलिन कि कैपिटल सरप्लस कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने ये बात की तो हम वहां पे उन्होंने कहा कि अगर एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, सो लेबर सरप्लस कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। और लाइकवाइज अगर वाई जो है, वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, तो कैपिटल सरप्लस कंट्री क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव गुड दैट इज वाई को प्रोड्यूस करेगी, उन्होंने कहा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आया फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल का, क्योंकि हेक्स्टर-ओलिन ने तो क्लियरली कहा कि कौन सी कंट्री को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और उन्होंने तो एक बेसिस सेट कर लिया कि इस तरीके से ट्रेड होगा। लेकिन जब अब एक क्वेश्चन आ गया कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, तो उन्होंने कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर जो एक्स है, एक्स इज लेबर इंटेंसिव इन लेबर सरप्लस कंट्री एंड द सेम कमोडिटी दैट इज एक्स कमोडिटी, वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है इन कंट्री बी। ठीक है, मैं इनको नाम दे देती हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेबर इंटेंसिव इन कंट्री ए एंड एक्स इज कैपिटल इंटेंसिव इन कंट्री बी। और इस तरीके से अगर सोचा जाए, इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से एक इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो कंट्री ए है वो खुद से क्या कर रही है, खुद से वो एक्स प्रोड्यूस कर रही है और कंट्री बी भी एक्स प्रोड्यूस कर रही है, देन हाउ ट्रेड इज पॉसिबल। तो इसी चीज पे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल ने पॉइंट आउट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो एक इसका इंट्रोडक्शन रीड आउट करिए।
Under factor intensity reversal, a commodity is labor intensive in labor abundant nation and capital intensive in capital abundant nation. That is, X is labor intensive in country A and X is capital intensive in country B. अब उन्होंने बोला कि इस तरीके से हो कैसे सकता है, कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने इन इकोनॉमिस्ट ने क्या उसके पीछे का रीजन दिया, दिस हैपन्स व्हेन इट इज इजी टू सब्स्टिट्यूट वन फैक्टर फॉर अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्स कॉमोडिटी की बात करें, या हम बात कर रहे हैं कारपेट की, ठीक है, या क्लोथ की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो यहाँ से क्या कर रहे थे, वो हैंडमेड क्लोथ अपनी कंट्रीज में लेकर जा रहे थे, और इंडिया का कपड़ा बहुत जो था फेमस कपड़ा हुआ करता था। तो इंडिया का कपड़ा जो था वो क्या था उस समय, कॉटन का जो कपड़ा है इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, दैट इज लेबर इंटेंसिव। बट आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देखा कि ये चीज हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये चीज हमारे यहाँ पे और सस्ती बनेगी। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेबर, उन्होंने टू प्रोड्यूस कॉटन क्लोथ, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कैपिटल को यूज करना स्टार्ट किया। तो आपको दिखा कि एक ही कपड़े को बनाने के लिए अगर इंडिया जो है, इंडिया लेबर को यूज कर रहा था टू मेक दैट सच क्लोथ, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अब कैपिटल मशीन्स को यूज कर रहे थे। तो अगर वो कपड़ा इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, वही सेम कपड़े को अगर हम ब्रिटेन के हिसाब से देखें तो वो क्या बना, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। और पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज उन्होंने क्या किया, लेबर की जगह कैपिटल को यूज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला, व्हेन इट इज इजी टू सब्स्टिट्यूट वन फैक्टर फॉर अनदर। क्लियर। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो चीज ध्यान देने वाली है, दैट इज इन दिस केस प्राइस इक्वलाइजेशन इज वायलेटेड, और प्राइस इक्वलाइजेशन ब्रेक हुई, इसका मतलब हेक्सचर ऑलिन भी ब्रेक हो गया। क्लियर हुआ, क्योंकि हेक्सचर ऑलिन तो मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से ब्रेक हुआ, क्योंकि हेक्सचर ऑलिन ने कहा कि X is labor intensive in country A and Y is capital intensive in country B। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए इसको फिर से एक बार, और प्लीज नोट भी करिए। तो अभी आपको ये तो समझ आ गया कि किस तरीके से हेक्सचर-ऑलिन थ्योरम फेल होगी जब फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल लाइक सिचुएशन अराइज होती है रियल वर्ल्ड के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की वजह से फैक्टर इक्वलाइजेशन जो है वो भी फेल हो जाती है। तो देखिए, अगर हमने बात की, हमने बोला कि हमारे पास दो कंट्रीज है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और हमने क्या बोला कि कंट्री ए जो है वहां पे जो एक्स है दैट इज लेबर इंटेंसिव, और कंट्री बी के अंदर सेम एक्स क्या बन जाता है, कैपिटल इंटेंसिव। अगर अब हम ये बोले कि कंट्री एक्स एंड वाई कंट्री ए एंड कंट्री बी बोथ प्रोड्यूसिंग एक्स कमोडिटी, तो हम ये चीज नहीं बता पाएंगे ना कि किस तरीके से ट्रेड पॉसिबल है। तो हम ये ज्यूम करेंगे देयर इज सम अनदर कमोडिटी वाई जो है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव इन कंट्री ए, एंड द सेम वाई टर्न्स टू बी लेबर इंटेंसिव इन कंट्री बी। और हम बोल रहे हैं कि जो कंट्री ए है वो क्या कर रही है, बिकॉज कंट्री ए लेबर सरप्लस कंट्री है, तो कंट्री ए ने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, मैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट करूंगा। तो कंट्री ए क्या करती है, कंट्री ए इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट एक्स कमोडिटी, और कंट्री बी अगर कोई भी कंट्री है उसने सोचा कि मैं क्या करता हूं, मैं ऑल्दो आई एम अ कैपिटल सरप्लस कंट्री बट मुझे भी ट्रेड करना है, और कंट्री बी ने इस तरीके से सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वाई कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर जब कंट्री ए एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगी, तो मुझे बताइए एक्स वहां पे क्या होगा, वहां पे मोर लेबर डिमांड अराइज होगी। मोर लेबर डिमांड का मतलब क्या है कि वर्कर्स क्या बोलेंगे कि हमें क्या दीजिए, हमें ज्यादा रिवॉर्ड दें। ज्यादा रिवॉर्ड का मतलब क्या है, वेजेस स्टार्ट राइजिंग। तो W बाय आर, क्योंकि न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो W बाय आर स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब Y की बात करें, अगर दूसरी कंट्री की बात करें, कंट्री B इज अ कैपिटल सरप्लस कंट्री। अभी तक क्या था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या यूज किया जा रहा था, कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन कंट्री B।
लेकिन अब क्या हुआ, अब वहां पे इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स कॉमोडिटी, वहां पे इस तरीके का सिनारियो आ गया है कि कंट्री बी इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट व्हाट, एक्सपोर्ट कॉमोडिटी वाई, एंड कॉमोडिटी वाई इज लेबर इंटेंसिव, सो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस। डिमांड किसकी बढ़ रही है, लेबर की। और जब डिमांड लेबर की बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लेबर कहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेज रेट दीजिए, और वेज डब्ल्यू बढ़ेगा तो डब्ल्यू बाय आर क्या होगा, यहाँ पे भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि कंट्री ए एंड कंट्री बी, दोनों कंट्रीज के अंदर हो क्या रहा है, डब्ल्यू बाय आर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था फैक्टर इक्वलाइजेशन के अंदर, फैक्टर इक्वलाइजेशन में अगर W बाय आर ए का बढ़ रहा है तो B का कम हो रहा है, और अल्टीमेटली इस तरीके की सिचुएशन आ रही थी कि जहां पे दोनों कंट्रीज पे W बाय आर क्या हो रहा था, एक बराबर हो रहा था, ठीक है। लेकिन अंडर दिस फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या हुआ, W बाय आर दोनों जगह बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे फैक्टर इक्वलाइजेशन फेल हो गई। क्लियर हुआ यहां तक? तो इसका भी एक छोटा सा राइट है, प्लीज लिखिए, मैं रीड कर रही हूं तो प्लीज नोट डाउन। इफ कंट्री वन प्रोड्यूसेस एक्स with labor intensivity and country 2 produces x with capital intensivity, full stop, then under international bargaining, then under international bargaining, if it is assumed that country 1 will export x while country 2 will export y, then it will imply that with trade labor becomes better off, labor becomes better off in both the countries, full stop. This is because with extra production of eggs in country 1, relatively more labor will be demanded, and that will increase wage rate relatively more in country 1, full stop. Under factor intensity reversal, commodity Y is produced with labor intensity in country 2. I repeat, under factor intensity reversal, commodity Y is produced with labor intensity in country 2, which will mean that higher export of Y by country 2 will increase wage rate in country 2 as well. Therefore, full stop के बाद लिखना, therefore under factor intensity reversal, W by R will increase in both the countries after trade, full stop. It is concluded that if countries have factor intensity reversal, then factor price equalization is not possible. लिखा? तो यहां पे हमारा अब जो दूसरा टॉपिक है दैट इज द फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, वो भी खत्म होता है।
तो यहाँ पे आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम एंड फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको आज के लेक्चर पे कोई भी डाउट है या प्रीवियस लेक्चर पे भी कोई डाउट है तो स्पेसिफिक लेक्चर के आगे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। आई होप मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।